यह सब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी जो कैटेगरी फ़ाइल की बेहतर है कि उसमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैटेगरीज जो है ना वो आप बता दें प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हाफिज़ हसन। आज मैं बात करूंगा डीएचए के एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से कि जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया। कुछ लोगों को तो इसने ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया और कुछ लोगों को इसने आसमान से ज़मीन की सबसे निचली गहराई तक पहुंचा दिया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां नुमान आरिफ साहब। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या क्या इसमें अप डाउन रहे। तो मियां नुमान आरिफ साहब की तरफ चलते हैं। तो जी मियां साहब, ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये इसमें कब तक जो है वो जिन लोगों ने अभी बाइंग की हुई है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तो अभी बताएं कि ये कब तक जो है ये मार्केट बेहतर होगी और कब तक हालात जो है इसके बेहतर होंगे। ऐसे भाई यहाँ पे दो से तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट पूछा है, तो ये प्रोजेक्ट डीएचए कोयटा का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर वाकई आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब एक चीज़ चल रही थी, मार्केट बेहतर थी, उस टाइम पे हायर रेट पे बाइंग करके वो इस प्रोजेक्ट में आज फंसे हुए हमें नज़र आते हैं। इसमें मल्टीपल रीजंस थी। इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग ब्रीफली उसको डिस्कस करते चलें। मल्टीपल रीज़न, एक तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जैसे फाइल्स के रेट में हमें देखने में नज़र आती है। दूसरा डीएचए कोयटा की जो सप्लाई का जो गैप है, जो पीछे से हमें मैनेजमेंट की तरफ से सप्लाई बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा नंबर्स में फाइल्स नज़र आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके साथ साथ ओवरऑल जो हमारे मुल्की हालात जो एकदम से उसने हिट लिया, वो बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर प्ले किया। यहाँ पे इकनॉमिक कंडीशन हमारी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रही थी। इसी तरह 2021-22 के अंदर हमने इसकी फिर हाईएस्ट देखी, फिर उसके बाद से हमें एकदम से सारी चीज़ें रिवर्स होती हुई ख़ास तौर पे कोयटा में नज़र आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपना मिनिमम रमज़ान के अंदर हम अगर बात करें तो कनाल की फ़ाइल जो है वो तकरीबन 19 सवा 19 के रेट में हमें आती हुई नज़र आई थी। तो मियां साहब ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी फ़ाइल हमें देखने को मिलती है, कैटेगरी कौन कौन सी है और किस फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे कैटेगरी अगर देखा जाए तो एक कनाल कैटेगरी के अंदर हमें 4 तरह की मेनली फाइल्स नज़र आती हैं। फिर उसके बाद आपकी 10 मरला फ़ाइल है और 5 मरला फ़ाइल है। जो आपकी 10 मरला फ़ाइल्स हैं उसमें आपको बारकोड और लेटर फ़ाइल, ये 2 तरह की फ़ाइल्स आपको मिलती हैं। 5 मरला में भी सेम लेटर और बारकोड फ़ाइल आपको मिलती है। जो आपकी एक कनाल फ़ाइल है वो आपको 4 तरह की मेनली यहाँ पे फाइल्स नज़र आती हैं। ओपन एफिडेविट फ़ाइल है, बारकोड एफिडेविट फ़ाइल है, अनसक्सेसफुल कैटेगरी है, उसके साथ साथ आपको सेकंड बैलेट कैटेगरी है, और एक बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट भी हमें डीएचए कोयटा का नज़र आता है जो कि ओपन एफिडेविट है। वो एक कनाल के अंदर ही हमें मिलता है। तो मियां साहब, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी जो कैटेगरी फ़ाइल की बेहतर है कि उसमें इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैटेगरीज जो है ना वो आप बता दें प्लीज़। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। अब तो शॉर्ट टर्म जो है डीएचए कोयटा में जो लोग अभी बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, उसमें मेजर इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म लोगों का एक माइंड हमें सेट होता हुआ नज़र आता है कि रातों रात अमीर होने वाला स्टांस, वो यहाँ पे चीज़ें हमें जो हमें फंसा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और आज वो स्टक होते हुए कहीं ना कहीं हमें नज़र आते हैं। तो शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग की मैं आपको ये रेकमेंड हरगिज़ नहीं करूँगा कि डीएचए कोयटा में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टाइम के लिए करें। हाँ, ये ज़रूर है कि दरमियान में आप अपना एक टाइम पीरियड एक अगर सेट करते हैं तो मिनिमम भी साल से 1.5 साल का अपने माइंड में रखें। उसके दरमियान आपका कोई मेजर कोई हिट लग जाता है, कोई जैकपॉट लग जाता है, कोई चौका छक्का लग जाता है, तो उसमें आपकी जो प्राइस की जो फाइल की प्राइसेस हैं वो विद इन, जैसे आपको पता है कि ये फाइल्स जो हैं विद इन आवर्स या विद इन डेज़ के अंदर मेजर इंक्रीज़ यहाँ पे नज़र आता है। तो एक तो ये चीज़ इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे आपने जैसे पूछा कि कनाल की जो फाइल्स हैं उसके अंदर कौन सी फ़ाइल के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो अगर आप कोई ऐसी फ़ाइल ख़रीदना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको ना आप टैक्सेस के झंझट में पड़ना चाहते हैं, ना अपने नाम पे उसको करवाना चाह रहे हैं, तो एक सिंपल सा प्रोडक्ट आपको मिलता है डीएचए कोयटा का, ओपन एफिडेविट। सिंपल उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, 3500 रुपये उसकी वेरिफिकेशन फ़ीस है, अपने पास उसको रख लें पेमेंट करके। बेचने के टाइम पे भी उसको आपको कोई इतना इशू नहीं है, सिंपली वेरिफिकेशन करवा के आप बेच सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हमें नज़र आ रही है, वो बारकोड एफिडेविट के अंदर और सेकंड बैलेट के अंदर। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जो काफ़ी ज़्यादा उसका बायर भी हमें मार्केट में नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी पाया जाता है क्लाइंट्स का इसके अंदर। तो मियां साहब ये बताएं कि इसमें बारकोड और सेकंड बैलेट में क्या फ़र्क है, इसमें थोड़ा सा बताएं ये। देखिए हसन भाई, बारकोड और सेकंड बैलेट के डिफरेंस से पहले हम लोग यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि डीएचए कोयटा की फाइल सिस्टम को, यहाँ पे सबसे पहले डीएचए इनिशियली तौर पे ओपन एफिडेविट हमें इशू करता था जिसको नाम पे करवाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर डीएचए ने बैलेटिंग का टाइम पे अनाउंसमेंट की कि आप जितनी भी आपकी ओपन एफिडेविट है अपने नाम पे उनकी सबमिशन करवा के एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लें। बैलेट के अंदर जितनी भी फाइल्स एडजस्ट हो सकती थी उनको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिमेनिंग फाइल्स रह गई उनको एक सेपरेट कैटेगरी का नाम दे दिया गया, अनसक्सेसफुल फाइल्स। ओपन एफिडेविट तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद थी, लोगों ने कुछ को एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लिया, कुछ ने अपने पास ही रखी, तो ओपन एफिडेविट एज इट इज़ मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी रही। देन अगेन डीएचए कोयटा ने यहाँ पे ओपन एफिडेविट की डिलीवरी मार्केट में बंद कर दी। जो अब एफिडेविट्स उन्होंने इशू करना स्टार्ट किए वो बारकोड एफिडेविट इशू करना स्टार्ट किए और कंपलसरी कर दिया कि बायर उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएगा। ट्रांसफ़र करवाने के साथ ही वो एक एलोकेशन लेटर बन जाता है जो कि सेकंड बैलेट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। बेनिफिट इसका अगर देखें, बारकोड में हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बैलेट। सेकंड बैलेट एलोकेशन अगर आप बाय करते हैं तो आपकी बाइंग पे भी टैक्स है, सारे आपने ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस वगैरह देने हैं, और सेलिंग के टाइम पे आपको गेन टैक्स देना पड़ता है, वो जो कि तकरीबन आज की डेट में वो कोई 1,03,000 रुपये है। बारकोड फाइल की बात की जाए तो बारकोड के टाइम पे आपको सिर्फ 1,33,500 रुपये ट्रांसफ़र एक्सपेंस बाइंग के टाइम पे देना है, सेलिंग के टाइम पे कोई टैक्स नहीं है। इसलिए बारकोड फाइल की हमें बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट देखने में नज़र आता है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ख़ास तौर पे उस तरफ से। बारकोड का थोड़ा बता दें कि इसका पेमेंट का क्या शेड्यूल है, आपने पेमेंट जो है वो कब ट्रांसफ़र करनी है, क्या हिसाब किताब है, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए एहसन भाई, बारकोड की जब आप डील लॉक कर लेते हैं तो आप अपना आईडी कार्ड पिक्चर्स वगैरह, नेक्स्ट ऑफ किन की आईडी कार्ड की कॉपीज़ वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, सबमिशन हो जाती है डीएचए कोयटा के अंदर। जैसे ही आपका वाउचर निकल आता है तो वाउचर पे आपने, क्योंकि वाउचर आपके नाम का निकल रहा होता है, तो वाउचर पे आपने पेमेंट करनी होती है अपनी, जो भी आपकी डिसाइडेड प्राइस है उसकी पेमेंट आपने करने देनी होती है सेलर को। सेलर को पे करने के बाद ये एक किस्म का ऐसा ही है जिस तरह डीएचए लाहौर के अंदर आप कवरिंग लेटर लेते हैं। डीएचए लाहौर के अंदर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको सिंपली एक सिर्फ कवरिंग लेटर मिलता है, जो आप बाकी डॉक्यूमेंट्स लगा के तो देन जाके डीएचए में सबमिट करवाते हैं, तो सबमिशन के बाद आपको एलोकेशन लेटर मिलता है। इसी तरह डीएचए कोयटा के केस में भी यही चीज़ है, आपको जो आपका वाउचर मिलेगा वो आपका एक किस्म का कवरिंग लेटर है। वाउचर आप पे करेंगे, मेंबरशिप फ़ी पे करेंगे, टैक्सेस वगैरह पे करेंगे, सारी चीज़ें उसमें अटैच करने के बाद आप डीएचए में सबमिशन करवा देंगे और आपको एलोकेशन लेटर मिल जाएगा। बहुत सारी जो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों में यही पाई जाती है कि जी हम लोग जो पेमेंट हम लोग जब हमें एलोकेशन लेटर की स्लिप मिल जाएगी रिसीविंग की तो उस टाइम पे पेमेंट करेंगे। देखें, आप अगर किसी भी कोई भी, आप फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हैं, सेलर हैं, मैं आपको ये अगर कहूँ कि आप अपनी सारी चीज़ें सबमिट करवाने की, यानी कि मेरा ट्रांसफ़र प्रोसीजर सारा कुछ कंप्लीट हो गया, लेटर वगैरह मैंने सबमिट करवा दिए, सारा कुछ लेटर की सब प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपको पेमेंट करूँगा, तो क्या आप उस चीज़ पे एग्री होंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मार्केट में जो प्रैक्टिस चल रही होती है उसको ही हमें फॉलो करना होता है और उसी में सब लोगों की बचत है, सबकी सेफर साइड उसी के अंदर ही है। और मियाँ साहब ये बता दें कि डीएचए कोयटा के प्लॉट्स की क्या सूरत हाल है, उसमें कितनी सेल परचेज़ है, उसमें कितना रुझान है लोगों का, ये भी इस पर भी जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दें। यहाँ पे डीएचए कोयटा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का रिसेंट टाइम के अंदर, साल एक के अंदर देखा गया है। ख़ास तौर पे हमें अर्ली बर्ड की जो प्लॉट्स हैं A1, A2, A3, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, क्योंकि ये पोजेशन एरिया है, यहाँ पे डीएचए ने डेवलपमेंट कर दी हुई है, सारी ऑन ग्राउंड चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़ू यहाँ पे बन गया, डीएचए ने अभी रिसेंटली एक अर्ली बर्ड का कमर्शियल जो है वो भी वहाँ पे, उसकी भी इनॉग्रेशन हो गई, स्टोर वहाँ पे बन गए, ज़ू बन गया, पुलिस स्टेशन वहाँ पे बन गया। जितनी भी आसाइशें आपको दरकार होती हैं यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की, वो तमाम आपको डीएचए कोयटा वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जो कि कोयटा की विसिनिटी के अंदर आपको इस तरह की कोई भी सहूलियात आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। एक और मेजर चीज़ यहाँ पे देखने की जो चीज़ है वो आपकी प्राइस का डिफरेंस है। जो डीएचए कोयटा की अगर दूसरी लोकल सोसाइटीज़ के अंदर आप जाते हैं वहाँ पे, और डीएचए कोयटा के अंदर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस वहाँ पे पाया जाता है। लोकल एरियाज़ में भी इन रेट्स पे आपको वहाँ पे कनाल का प्लॉट, 10 मरला, इवन 5 मरला का प्लॉट भी आपको वहाँ पे नहीं मिलता, जिन रेट पे डीएचए कोयटा के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं।
तो मियाँ साहब, आप डीएचए कोयटा का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कैसी देख रहे हैं, ये ज़रा बताएं। देखिए, बलूचिस्तान की सबसे पहले हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंस को हमें समझने की ज़रूरत है, आपकी ग्वादर पोर्ट, बलूचिस्तान के ओवरऑल डायनामिक्स को, वहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसको भी मद्देनज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर सी पैक के जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ग्वादर पोर्ट जो है वो फुली फंक्शनल जैसे जैसे होती जाएगी, तो बलूचिस्तान की ओवरऑल सिग्निफिकेंस वो हमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। फिर उसके बाद कोयटा में पार्टिकुलरली जैसे आप डीएचए लाहौर को देखते हैं, पंजाब का आपका ये कैपिटल है, इसी तरह बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है। कोयटा में इन्वेस्टमेंट जो है आपकी आज की इन्वेस्टमेंट वो आपकी कल का सोना है, लेकिन हाँ इसमें चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। चाहे आप फाइल की अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पे कोई भी स्टेप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपने शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना, दिनों के अंदर अमीर होने वाला वो चक्कर भी यहाँ पे अब हमें बहुत ज़्यादा कम उसका रुझान नज़र आ रहा है। हाँ, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बेहतरी की तरफ जाती हुई हमें ज़रूर नज़र आएंगी, जैसे जैसे ऑन ग्राउंड चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। कोई अराउंड 100 के करीब वहाँ पे विलास का काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें जो हैं। और इसके साथ साथ आपका ज़रगून ब्लॉक है जो अर्लीबर्ड के ज़रगून, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। फिर उसके बाद D1 सेक्टर A6 के अंदर D1 D2 D3 वहाँ पे डेवलपमेंट आपकी जो हो रही है विद इन ईयर एंड हाफ आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे भी पोजेशन आपको मिल जाएगा। तो चीज़ें जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड जब आपके प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज़ करती जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे नज़र आएगा, तो ऑटोमेटिक सी एक चीज़ है कि फ़ाइल के अंदर भी इंटरेस्ट लोगों का डेवलप होगा और उसी तरह फाइल्स की रेट्स जो हैं वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मियां नुमान साहब। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि तमाम आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।